बच्चों, आज हम व्याकरण के एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और आप सब उससे बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। वह अध्याय है हमारा शब्द विचार। तो आइए शुरू करते हैं हम शब्द विचार। अब शब्द विचार में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, तब ना उसके विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शब्द क्या है। शब्द वर्णों के मेल से वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक। वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, कितनी अच्छी बात है कि वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम, गाड़ी, मकान इत्यादि। आपने इन बातों को जाना कि वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम, गाड़ी, मकान इत्यादि। शब्दों का, अब इसके बाद हम जानेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। तो आइए जानते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः चार आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 रचना, नंबर 3 उत्पत्ति और तथा संरचना के आधार पर। शब्दों का वर्गीकरण इन चार जो है मुख्यतः आधारों पर किया जाता है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर
तथा रूपांतर के, संरचना का छोड़िए, रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, इन 4 आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार जो हमारा पहला नंबर है, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के 2 भेद होते हैं। क है सार्थक और दूसरा ख निरर्थक। इन 2 भागों में हम अर्थ के अनुसार शब्दों को बांट सकते हैं। तो यहाँ कहता है अव्यय शब्दों को अव्यय शब्दों को सार्थक तथा अर्थहीन शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। निरर्थक कहा जाता है। अव्यय शब्दों को सार्थक तथा अर्थहीन शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों की ही चर्चा होती है। पर कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक बन जाते हैं। सार्थक बन जाते हैं। तो आपने इस बात को जाना कि अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद होते हैं, पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। अव्यय शब्दों को सार्थक तथा अर्थहीन शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों की ही चर्चा होती है, पर कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर सार्थक बन जाते हैं। तो आइए हम इसे ऊपर से मिटाते हैं और दूसरी तरफ ले चलते हैं कि रचना के आधार पर, रचना की दृष्टि से
ये शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम मिटाते हैं ऊपर से। अब देखिए, रचना के आधार पर रचना के आधार पर रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक, और नंबर 3 योग रूढ़। तो आपके सामने है कि रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और तीसरा योग रूढ़। तो आइए सबसे पहले हम रूढ़ के बारे में जानते हैं। कहता है जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो, जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा के परंपरा के किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोटा, पानी, जल इत्यादि। आइए हम नीचे वाला मिटा लें। दूसरा हमारा है यौगिक। ये कहता है यौगिक उन शब्दों को कहते हैं,
को कहते हैं। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जिनके खंड सार्थक होते हैं। जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय। दूसरा दया सागर, दया सागर, दया और सागर। नंबर हमारा 3, योग रूढ़। योग रूढ़ यह क्या कहता है? ऐसे शब्द तो जो यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक तो होते हैं, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर, पर सामान्य अर्थ को छोड़कर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द पंक और ज के मेल से बना है। के मेल से बना है, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है।
तो आपने इन बातों को जाना, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन तीनों के बारे में पढ़ा। तो रूढ़ है जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा के किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, पानी, जल इत्यादि। यौगिक है, यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, दया सागर, दया और सागर। तीसरा नंबर हमारा है योग रूढ़, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे शब्द है पंकज, पंकज जो है पंक और जौ इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है कमल। तो आइए हम इसे मिटाते हैं। अभी हमने दो चीज़ों को पढ़ा, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे तीसरा, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 5 भेद हैं। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 5 भेद हैं। देखिए, उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 5 भेद हैं। ये 5 भेद कौन कौन है भाई? नंबर 1 तत्सम, तत्सम। नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज, जिसे हम विदेशी के नाम से जानते हैं कि वे शब्द जो विदेशी शब्द हैं विदेशज कहलाते हैं। और 5वां है हमारा संकर, यानी अन्य भाषाओं से मिले जुले शब्द, वे होते हैं संकर। तो आइए हम 1 नंबर शुरू करते हैं, तत्सम किसे कहते हैं? तो देखिए, तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं, तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में, जो अपने मूल रूप में, तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, हिंदी में आए
हैं। जैसे जैसे अग्नि, पुष्प, पुस्तक इत्यादि। कहने का मतलब ये हुआ कि तत्सम शब्द जो हैं वो संस्कृत के मूल शब्द ही हैं और उन्हीं का वैसे ही प्रयोग हिंदी में होता है। तो अब हम पर चलते हैं आगे नंबर 2 तद्भव के तरफ। आइए हम नीचे वाला मिटाते हैं। तद्भव क्या कहता है भाई? संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप हिंदी में आने पर जिनके रूप हिंदी में आने पर बदल गए हैं। ध्यान से देखिए, संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप हिंदी में आने पर बदल गए हैं तद्भव कहलाते हैं। तद्भव कहलाते हैं। जैसे जैसे आँख, कपूर, आग इत्यादि। नंबर 3 ये शब्द हैं देशज। देशज जो शब्द स्थानीय बोलियां जो शब्द स्थानीय बोलियों जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं से हिंदी में आए हैं। जो शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में आए हैं उन्हें देशज कहते हैं। देशज कहते हैं। जैसे पेट, डिबिया, डिबिया, लोटा, पगड़ी इत्यादि। अब हमारा है नंबर 4 विदेशज।
विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं। उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन इत्यादि। तो आपने देखा कि जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन इत्यादि। अब हमारा अंतिम और पांचवा संकर शब्द उत्पत्ति के अनुसार। तो आइए हम इसे मिटाते हैं। अब हमारा 5 नंबर संकर। ये कहता है दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को, बनाए गए शब्दों को, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को संकर कहा जाता है। संकर कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर इत्यादि। अब हम चलते हैं अपने चौथे और अंतिम आधार की तरफ, रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर ये कहता है रूपांतर के अनुसार शब्दों को
शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है। रूपांतर के अनुसार शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर क विकारी और ख नंबर है अविकारी। विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग पुरुष और वचन विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं। जैसे गाय, लड़का, यह, वह इत्यादि। अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप कभी नहीं बदलते, इन्हें अव्यय भी कहते हैं। जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। तो बच्चों, आपने जाना कि शब्द विचार क्या है, शब्दों का वर्गीकरण क्या है और शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। इसमें आपने 4 चीज़ों को पढ़ा: अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा रूपांतर के आधार पर। इन सब चीज़ों को जाना।